नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। लेकर आया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के। आप बस अगले 60 मिनट तक बने रहिए मेरे साथ, आंख कान खोल के। अफगानिस्तान के काबुल में अफगानी झंडा रखने पर एक शख्स के साथ मारपीट की गई। अफगानिस्तान के काबुल में तालिबानी लड़ाके ने एक शख्स को अफगानी झंडे के साथ पकड़ लिया। उसके बाद उसने बंदूक से शख्स के साथ मारपीट की। अफगानिस्तान के जाबुल के कलत में तालिबान की स्पेशल फोर्सेज ने परेड किया। इस परेड में तालिबान के लड़ाके अमेरिका में बने हथियारों से लैस थे। अफगानिस्तान में काबुल के हामिद करजई एयरपोर्ट पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। यहां बड़ी संख्या में अफगानी नागरिक देश छोड़कर जाना चाहते हैं। भीड़ को हटाने के लिए सुरक्षा बल बीच बीच में हवाई फायरिंग भी करते हैं। इसके बावजूद भीड़ एयरपोर्ट से जाना नहीं चाहती। तालिबान के खिलाफ ग्रीस में विरोध प्रदर्शन किया गया। यहां एथेंस की सड़कों पर लोग उतरे और तालिबान के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों ने सरकार से अपने परिवार की सुरक्षित वापसी की मांग की। अफगानिस्तान के काबुल में तालिबान ने दर्जनों वाहनों और हथियारों को जब्त किया है और उसे स्थानीय लोगों को दिखाया। तालिबानी आतंकियों ने जनता को आश्वस्त किया कि इस काम के लिए बल प्रयोग नहीं किया गया और एक भी गोली नहीं चलाई गई। अफगानिस्तान में देश का झंडा लेकर साइकिल से जा रहे एक शख्स को तालिबानी लड़ाकों ने रोक लिया। इसके बाद साइकिल सवार से झंडा छीन लिया गया और उसे थप्पड़ लगाकर छोड़ दिया गया। अफगानिस्तान के काबुल में तालिबानी लड़ाकों ने चोरी के आरोप में एक शख्स को पकड़ा। उसके बाद उसके चेहरे पर कालिख पोतकर सरेआम घुमाया गया। अफगानिस्तान के काबुल में लड़कियों ने तालिबानी लड़ाकों पर तंज कसा और कहा कि अगर उनके पास बंदूकें होती तो वो उन्हें गोली मार देती। यहाँ हैरानी की बात ये रही कि ये सुनने के बाद भी तालिबानी लड़ाकों ने लड़कियों से कुछ नहीं कहा और वो बैठे बैठे हंसते रहे। सोशल मीडिया पर तालिबानियों का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में तालिबानी आतंकी काबुल की सड़कों पर बंदूक के साथ डांस कर रहे हैं। वहीं बैकग्राउंड में गाना भी बज रहा है। कोई बंदूक उठाकर डांस कर रहा है तो कोई बिना बंदूक के ही अंग्रेजी गाने पर डांस करता दिखाई दिया। अफगानिस्तान के तीसरे सबसे बड़े शहर में लड़कियों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया है। यहाँ की लड़कियों ने तालिबान सरकार से सुरक्षा की मांग की है ताकि वो पढ़ाई कर देश का विकास कर सके। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के 6 दिन बाद भी काबुल एयरपोर्ट के हालात खतरनाक बने हुए। एयरपोर्ट के बाहर जब जब फायरिंग होने लगती, तालिबानी विद्रोहियों की गोली कब किसे लग जाए इस बात को कोई नहीं जानता है। तालिबानी लड़ाकों की क्रूरता से लोग इस तरह से खौफजदा हैं, डरे हुए हैं कि फायरिंग होने के बावजूद भी वो वहां से हटने को तैयार नहीं हैं। लोग मजबूरन महिलाओं और बच्चों को लेकर एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं ताकि किसी भी तरह से उन्हें देश से बाहर निकलने का मौका मिल सके। सुबह शाम दिन रात लोग बस इसी उम्मीद में एयरपोर्ट पर मौजूद हैं कि किसी भी तरह से उन्हें मौका मिले, किसी विमान में उन्हें जगह मिले और वो सवार होकर कम से कम इस तालिबान के शासन से, इस आतंक के शासन से आजाद हो जाएं। And on top of that, they're shooting right next to the kids' eardrums. See, they don't know how to control crowd, so they take these things. They do these things instead. All they do is काबुल एयरपोर्ट से ऐसी तस्वीर आई है जिसमें मां बाप अपने नन्हे बच्चों को अमेरिकी सैनिकों के हाथों में सौंप रहे हैं, ये सोचकर कि कम से कम बच्चे की जान तो महफूज रहेगी। दरअसल काबुल एयरपोर्ट के बाहर देश छोड़ने के लिए हजारों की संख्या में अफगानी नागरिक खड़े हैं। तालिबान की क्रूरता के आगे जब उन्हें लगा कि उनकी जान बचे ना बचे लेकिन कम से कम उनका बच्चा तो सुरक्षित हो जाए, तो वहां से कई ऐसी तस्वीरें आई जिनको देखकर किसी का भी कलेजा कांप उठेगा। क्योंकि ताबड़तोड़ गोलीबारी के बीच काबुल एयरपोर्ट पर इतनी भीड़ जमा है कि हर कोई अफगानिस्तान से जान बचाकर भागने की फिराक में है। तालिबान के खौफ से डरे लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार दिखे।
क्योंकि काबुल एयरपोर्ट पर एक ओर तालिबानी है तो दूसरी ओर यूएस आर्मी। और बीच में है ये कंक्रीट और कंटीले तारों की दीवार। जिसे पार करना किसी के बस की बात नहीं। लिहाजा फायरिंग के बीच कान फाड़ देने वाली आवाजें हैं और डर है कि गोली कहीं से भी आ सकती है। लिहाजा खौफजदा लोगों ने सबसे पहले अपने बच्चों को बचाने की ठानी। अपनी जान जोखिम में डालकर अपने बच्चों को पहले सुरक्षित करने की इस मुहिम में अफगानी अपने मासूम बच्चों को सीमेंट की दीवार के उस पार खड़े यूएस आर्मी के जवानों को सौंपते दिखाई दिए। तस्वीर में देखिए इस मासूम बच्चे को जवान कैसे एक हाथ से खींचकर अपने साथी को देता है। त्रासदी की इस मार्मिक तस्वीर को जिसने भी देखा उसका कलेजा मुंह को आ गया। क्योंकि ये देखना ही सीना चीर देने वाला है कि अफगानी महिलाएं कैसे अपने दूध मुहे बच्चे को अपने से दूर रख पाएंगी। हालांकि उनकी मजबूरी भी दुनिया को समझनी होगी, क्योंकि वो इस क्रूरता से बच पाएं या न बच पाएं, उनके जिगर का टुकड़ा सलामत रहे। इस बच्ची की भी जान बचाने के लिए इसके माता पिता ने कंक्रीट की दीवार को पार करवाना ही उचित समझा होगा। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जन्नत की दीवार है जिसके इस तरफ तालिबानी नरक और दूसरी तरफ खुला आसमान है। जहां इस बच्ची पर बंदूकों का साया नहीं बल्कि हाथों में किताब होगी, चमकते भविष्य के सपने होंगे। इस तस्वीर में देखिए कैसे इस बच्चे को भीड़ के बीच लोग हाथों हाथ आगे भेज रहे हैं। ताकि किसी तरह उनके बच्चे की जान बच सके, वो इस तालिबानी हुकूमत से सुरक्षित निकल सके। ये हालात इसलिए हैं क्योंकि काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद अमेरिकी नाटो फोर्स सबसे पहले अपने नागरिकों को निकालने की कोशिश कर रही है। लोकल अफगानी नागरिकों को काफी कम संख्या में विमान में जगह दी जा रही है। जिसकी वजह से एयरपोर्ट के गेट बंद कर दिए गए हैं और हजारों की तादाद में लोग इस तरह कंक्रीट की दीवार के पास जमा हो गए। बच्चों की हालत तो आपने देखी, लेकिन अफगानिस्तान में महिलाओं की स्थिति क्या है उसे भी इस वीडियो के जरिए समझा जा सकता है। लड़कियों का खौफ इस वीडियो में आपको साफ दिखेगा। اون که بیشتر از 5 سال در عرصه مدلینگ زحمت کشیدیم تا استقلال کاری پیدا کنم، اما نمیدونم که آخر طالبان ما چی خواهد کرد، چون دنیا سکوت کرده. لطفا دختران افغان را تنها نگذارید، ما به طالبان هیچ اعتمادی نداریم، لطفا کمک ما کنید. अशरफ गनी के देश छोड़कर भागने के बाद तालिबान ने सरकार की हर चीज पर कब्जा जमा लिया है। इसमें अमेरिका की ओर से अफगानिस्तान को दिए गए अत्याधुनिक हथियार, प्लेन, लड़ाकू हेलीकॉप्टर, ड्रोन और कई अत्याधुनिक गाड़ियां तक शामिल हैं। सामने आई कुछ तस्वीरों और वीडियो में तालिबानी उन हथियारों और सैन्य गाड़ियों के साथ नजर आ रहे हैं जो अमेरिकी सैनिक जब वो यहां थे इस्तेमाल किया करते थे, या जो अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों को अमेरिका की ओर से दिए गए।
तालिबान के हाथ लगे अमेरिकी सैन्य साजो सामान के चलते तालिबान अब पहले से ज्यादा घातक हो गया है। बताया जा रहा है कि यूएस आर्मी समेत 2000 सैन्य वाहन तालिबान के हाथ लगे हैं। तालिबान को हजारों की तादाद में घातक राइफलें और लेजर गाइडेड बम मिले हैं। अब चिंता इस बात की है कि तालिबान के कब्जे में आए घातक हथियार आम नागरिकों की हत्या में काम आ सकते हैं। यहां तक कि वो आईएसआई जैसे दूसरे आतंकी संगठनों तक भी पहुंच सकते हैं। तस्वीर को देखिए, यहां पर गाड़ियां हैं, मिसाइलें हैं, बंदूकें हैं, ये सब यूएस आर्मी के हैं। यूएस आर्मी ने ये हथियार अफगानी सेना को दिए थे, लेकिन फिलहाल ये बेहद घातक और जानलेवा हथियार इन तालिबानी आतंकियों के कब्जे में। पंजशीर का शेर यानी अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद तालिबान से जंग लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन इस काम में उन्हें यूएस की मदद चाहिए। उन्होंने अमेरिका को आखिरी बची हुई उम्मीद बताया है और हथियार उपलब्ध कराने की अपील की है। मसूद के पिता ने पंजशीर में तालिबान के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान चलाया था। उनकी 2001 में हत्या कर दी गई थी। उधर सोशल मीडिया पर जारी तस्वीरें बताती हैं कि खुद को राष्ट्रपति घोषित कर चुके अमरुल्लाह सालेह और मसूद के बीच मुलाकात हुई थी। ऐसा लग रहा है कि ये दोनों मिलकर तालिबान के खिलाफ गुरिल्ला अभियान की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबानी राज के खिलाफ बगावत शुरू हो गई है और दिन ब दिन बढ़ती जा रही तालिबान की ज्यादतियों के खिलाफ 25 साल पुराना नॉर्दर्न अलायंस एकजुट हो रहा है। पूरे अफगानिस्तान पर इस वक्त काबिज तालिबान है और पंजशीर ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर तालिबान का कब्जा अब तक नहीं हो पाया है और नॉर्दर्न अलायंस इसी इलाके में सबसे ज्यादा मजबूत है। که میزبان مهمانای بیرونی و داخلی ما و شما در خانه باشم، عزاداری ما را مراسم ما را انجام بدیم. دعوت ما به تمام نسل جوان این است که تا وقتی که دشمن نفس میکشه بخواه که سر خانه و آبادی و سر آزادی ما حمله کنه، مثل اونمو قهرمان میلیون مجاهدین دیگه از جان خود تیر هستیم، از خاک و ناموس خود تیر نیستیم. سلامت باشی برادرها، خدا حفظتان بکنه. من تشکری میکنم از احساس پاکتان، از احساس فوق‌العاده‌تان. انشالله امرای مجاهدین، امرای قماندان صاحبا و در رأس همه ما علمای جید کشور ما انشالله خدا بخواه مقاومت ما را، ایستادگی ما را رای احمد شاه مسعود زنده کردیم و और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, अफगानिस्तान में भारत का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है। आज रात 290 लोगों को लेकर भारत पहुंचेगा C-17 ग्लोबमास्टर। काबुल से 290 लोगों को लेकर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंचेगा C-17 ग्लोबमास्टर। इससे पहले करीब 150 लोगों को ग्लोबमास्टर ने रेस्क्यू किया था, एयरलिफ्ट किया था काबुल एयरपोर्ट से, और अब तकरीबन दुगने डबल संख्या में लोग जो इस वक्त काबुल में मौजूद हैं उन्हें लेकर C-17 ग्लोबमास्टर आज रात गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंचने वाला है। इस बीच भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि तालिबान से बातचीत के बारे में बस इतना कहना चाहेंगे कि हम सभी स्टेक होल्डर्स के संपर्क में हैं, इससे ज्यादा भी कुछ नहीं कहेंगे। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि अभी हम काबुल में बदल रही परिस्थितियों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। तालिबान और उनके नुमाइंदे काबुल पहुंच गए हैं, हमें अब यहां से शुरू करना होगा। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी कामयाबी है उन लोगों का हिंदुस्तान वापस लौटना जो लोग अभी तक काबुल में फंसे हुए थे। पहली खेप में 150 लोगों को लाया गया था और अब दूसरी खेप में 290 लोग जो काबुल में फंसे हुए थे हिंदुस्तानी, उनको रेस्क्यू करके एयरलिफ्ट करके C-17 ग्लोबमास्टर के जरिए हिंदुस्तान लाया जा रहा है। तो अफगानिस्तान से भले ही कुछ लोगों को एयरलिफ्ट कर भारत लाया गया है, लेकिन अब भी कई घरों को अपनों के अफगानिस्तान से लौटने का इंतजार है। मुंबई के कौशल अग्रवाल भी अफगानिस्तान गए थे, लेकिन उनके अभी तक नहीं लौटने से उनके परिवार वालों का दिल बैठा जा रहा है। वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनके परिवार के सदस्य को सुरक्षित हिंदुस्तान वापस लाया जाए। कैसे हुआ, कब गए, तो थोड़ा सा बताएं डिटेल में, और अब कब आपकी आखिरी बात हुई?
16 जुलाई को काबुल की फ़्लाइट पकड़ी थी उन्होंने। ऑलमोस्ट 15 तारीख को उनको आना ही था, लेकिन 14 या 15 तारीख से ही थोड़ा माहौल बिगड़ने लगा। 16 तारीख को हमारी उनसे लास्ट बात हुई थी। उन्होंने बोला था कि नेटवर्क जैम कर दिए और मेरा फ़ोन 6 से 6 नहीं लगेगा, उसके बाद में ही बात कर सकती। लेकिन दिन भर लाइट नहीं होती तो फ़ोन चार्ज नहीं हो पा रहा। किसी तरह से कार की बैटरी से थोड़ा फ़ोन चार्ज करके इमरजेंसी कॉल्स ही कर पा रहे हैं, लेकिन हम लोगों का तब से उसके बाद से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है उनसे। बिल्कुल, वो रुके कहाँ हैं? मतलब कहीं दोस्त के पास रुके हैं या कहीं होटल में रुके हैं? रुकने की व्यवस्था क्या, ऐसा कोई बताया हुआ? नहीं, वो जिस फार्मर से लेने के लिए गए हैं अंजीर, उन्हीं के घर पे 3 दिन, एक किसी के घर पे 3 दिन किसी घर पे, क्योंकि सिक्योरिटी के चलते किसी होटल में भी 3 दिन से ज़्यादा रहना अलाउड नहीं है। होटल वाले भी 3 दिन की बुकिंग देते हैं, उसके बाद उनको निकलना पड़ता है। हाल ही में जब मेरी लास्ट उनसे बात हुई थी तो वो किसी फार्मर के गोडाउन के ऑफिस की छत पे थे। उन्होंने बोला हम लोग यहाँ पे छत पे हैं क्योंकि नीचे मिलिट्री और तालिबान के बीच में फायरिंग चल रही है और हम लोग छत पे टंकी के पीछे बैठे हुए हैं। कि किस तरीके का वहाँ पे मंजर है, खौफनाक मंजर है, वो खौफनाक मंजर उन्होंने अपने आंखों देखा और आपको बताया? हाँ, उन्होंने बताया कि गोलियां चल रही हैं, पेट्रोलिंग चल रही है। बहुत डिटेल उन्होंने नहीं बताई क्योंकि उन्हें डर था कि मुझे टेंशन हो जाएगी और मैं परेशान नहीं हो जाऊं, लेकिन उन्होंने जो बताया उसमें अंडर करंट मैंने समझ लिया था। आई कुड रीड बिटवीन द लाइन्स कि वहाँ सिचुएशन बहुत ख़राब है। 3 दिन तक खाने को नहीं मिलता है उनको। वहीं का जो वहाँ की ट्रेडिशनल पोशाक है उसमें रहना पड़ता है। 65-66 डिग्रीज वहाँ पे टेम्परेचर है। पानी नहीं होता, लाइट नहीं होती। क्या इनको पता है, बच्चों को? आपको पता है पापा कहाँ हैं? नहीं। क्या कहेंगे आप, कैसे दुआ करती हैं, कैसे कि जल्दी से जल्दी कौशल? मैं तो रोज प्रेयर करती हूँ, रोज रात को प्रेयर करती हूँ कि जल्दी से जल्दी आ जाए, इनका परिवार खुशहाल रहे, सब मिलजुल के रहे। बाकी जिंदगी में क्या है, अगर परिवार नहीं है तो क्या है ना? इससे ज्यादा और क्या कर सकते? भगवान से दुआ मांगो कि परिवार इनका जल्दी से सुखी हो जाए, सब मिल के रहें, क्योंकि बच्चे तड़प रहे हैं बाप के लिए बहुत दिन से। लालू प्रसाद यादव के बेटों तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच जंग तेज हो गई है। तेज प्रताप के समर्थक आकाश यादव को छात्र इकाई के अध्यक्ष पद से हटाने के बाद ये लड़ाई शुरू हुई। तेज प्रताप ने पहले प्रदेश के अध्यक्ष, पार्टी अध्यक्ष जगदानंद सिंह को हिटलर कहा और इसके बाद जगदानंद सिंह ने बयान दिया कि तेज प्रताप कौन है मैं नहीं जानता। तेज प्रताप तेजस्वी से मिलने गए लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पाई है और अब उनके टारगेट पर तेजस्वी के सलाहकार संजय यादव और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह आ गए हैं। से मेरी बात चालू ही हुई है कि संजय यादव आकर के कौन हमको रोकने वाला? हम तेजस्वी से जब हम बात कर रहे हैं इस मैटर पे, तो संजय यादव हमको आकर के रोकने का काम किया है, बीच में इंटरप्ट करने का काम किया और तेजस्वी को लेकर के चला गया है। ये मिलने नहीं दे रहे हैं, बात करने नहीं दे रहे हैं। सब लोग देखा है, सब लोगों ने सुनने का काम किया है, सब लोग से आप पूछिए। नहीं, बीच में आ ही रहे हैं, आप आइए सवाल पूछिए इनसे, इस तरीके का काम क्यों कर रहे हैं आप? कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? आप सवाल कीजिए उनसे, संजय यादव से। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं फौरन वापस। 22 साल पहले आतंकियों ने इंडियन एयरलाइंस के विमान को काठमांडू से हाईजैक कर लिया था और इसे पाकिस्तान के रास्ते होते हुए वो कांधार ले गए। कांधार में उस समय तालिबान का राज था और आतंकियों की मदद तालिबान ने ही की थी। उस वक्त हाईजैक विमान के पायलट कैप्टन देवी शरण थे, जिनसे इंडिया न्यूज ने खास बातचीत की है और तालिबान राज के खौफनाक मंजर को समझने की कोशिश। देखिए वो क्या बता रहे हैं। वो सीन था कि हमारा पूरा का पूरा जहाज जो ये तब तालिबान के लोग थे उन्होंने घेरा हुआ था। सबके हाथ में रॉकेट लॉन्चर और आर्म्स वगैरह जो भी उनके पास गन्स वगैरह थे और हर कम से कम 10-10 फुट पे वो इस तरीके से घेरे हुए थे जैसे कि अगर जहाज मूव करता है तो वो उसको उड़ा देंगे। तो ऐसी तस्वीरें तो मतलब जब तुम 7 दिन इस तरीके के एनवायरनमेंट में हो खड़े तो ऐसी तस्वीर तो कभी भूल भी नहीं सकते। बहुत डरावनी थी। आपके लिए कठिन समय, क्योंकि आप जो है क्रू मेंबर को लीड कर रहे थे, जिस तरह से यात्रियों में बेचैनी जिस तरह से थी, किस तरह से आपने सभी लोगों को कंट्रोल किया?
ये एक बहुत मुश्किल काम था वैसे तो, क्योंकि कई पैसेंजर ऐसे थे जो बड़े एग्रेसिव भी थे, बट ये मालूम था कि अगर किसी पैसेंजर ने कुछ ऐसा करने की कोशिश की तो हो सकता है वो गोली चलाएं, हो सकता है वो उनके हाथों में जो हैंड ग्रेनेड है वो चलाएं, उससे काफ़ी लोगों का नुकसान भी हो सकता है। और इस चीज़ को पैसिफाई करने के लिए जो मेरे क्रू मेंबर थे, जो कैबिन क्रू, दे वर वेरी गुड, एक्सीलेंट पीपल एंड एक्सीलेंट वर्कर। वो हमेशा कभी भी छोटा मोटा जब आर्गुमेंट हो जाता था तो बीच में आके खड़े हो जाते थे अपने पैसेंजर्स के और हाईजैकर्स के, तो कभी भी उसको एस्केलेट होने देना नहीं चाहते थे। तो इसलिए काफ़ी अच्छी तरह डिप्लोमेटिकली हमने उसको हैंडल किया। अदरवाइज वो तो तैयार थे, एनी टाइम जब भी अग्रेशन होता है, कुछ होता है तो वो गोली चला देते। अच्छा, जो हाईजैकर्स थे, जिस तरह से क्या ऐसा कभी लगा कि अब जो है हाथ कंट्रोल से बाहर स्थिति हो रही है, जिस तरह से उनका एग्रेसिव होना यात्रियों के खिलाफ? हाँ, बिल्कुल ऐसा था। जिस दिन हमारी नेगोशिएशन कंप्लीट हुई हैं उससे एक दिन पहले जब नेगोशिएशन ब्रेक हुई थी तो उस रात इन्होंने जब अल्टीमेटम दिया कि आज रात को मार दिया जाएगा सब लोगों को, और उन्होंने लोगों को सेग्रीगेट भी किया, कुछ 30 लोगों को या 20 लोगों को आगे बुलाया, जे क्लास में बिठाया, तो ऐसे लगा कि आज वो मारेंगे लोगों को। तो उस टाइम सिचुएशन ऐसी लग रही थी कि बिल्कुल आउट ऑफ हैंड होती जा रही है। हम फिर भी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से इन लोगों को समझाया जाए, कुछ बोला जाए, पर वो तो मानने वाले नहीं थे। तो फाइनली हुआ क्या, फिर नेगोशिएशन अगले दिन पे आ गई, तो नेगोशिएशन अगले दिन होने के बाद फिर ठीक हो गया। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए तालिबान पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि आस्था को आतंक से कुचला नहीं जा सकता है, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले। है जो आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है, वो किसी कालखंड में कुछ समय के लिए भले हावी हो जाए, लेकिन उसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता। वो ज्यादा दिनों तक मानवता को दबाकर नहीं रख सकती। ये बात जितनी तब सही थी जब कुछ आतताई सोमनाथ को गिरा रहे थे, उतनी ही सही आज भी है जब विश्व ऐसी विचारधाराओं से आशंकित है। उधर तालिबान को लेकर हिंदुस्तान में सियासत गर्म है, क्योंकि बड़बोले AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भारत की तालिबान से तुलना कर दी और कहा है कि सरकार को अफगानिस्तान की महिलाओं की चिंता ज्यादा है, लेकिन देश की महिलाओं की हालत पर सरकार कुछ नहीं बोलती। रिपोर्ट है, आपको मालूम हमारे मुल्क में 4 करोड़ 7 लाख बच्चियां गायब हो जाती हैं और 9 में से 1 फीमेल बच्ची 5 साल की उम्र होने से पहले मर जाती है। इनको कहां की फिक्र है? वहां की फिक्र है इनको, वहां की फिक्र है इनको, वहां की फिक्र है इनको। अफगानिस्तान में ऐसा हो रहा और तुम पे ऐसा हो रहा, अरे यहां नहीं हो रहा। महिलाओं का रेप होता खवातीन का भारत में, उसकी बात नहीं, वहां कहीं क्यों हो रहा? वहां पे हो रहा। बड़ी मोहब्बत हो गई आपको। महाराष्ट्र के जलगांव में मशहूर शायर मुनव्वर राणा का जोरदार विरोध किया गया। यहां लोगों ने तालिबान के समर्थन में बयान देने पर मुनव्वर राणा के खिलाफ प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने मुनव्वर राणा का पुतला बनाया और उसे जूते मारे। उसके बाद मुनव्वर राणा के पुतले को फूंककर इन लोगों ने अपना विरोध जाहिर किया है। और इस वक्त एक पॉलिटिकल ब्रेकिंग आपको बता दें, सोनिया गांधी की 19 विपक्षी दलों के साथ बैठक हुई है। ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, ये सभी बड़े नेता इस बैठक में शामिल रहे थे। इसके अलावा हेमंत सोरेन और फारूक अब्दुल्ला भी इस बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक में समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और बीएसपी शामिल नहीं हुए। योजनाबद्ध तरीके से 2024 के चुनाव की रणनीति तैयार हो, ये इस बैठक में सोनिया गांधी ने कहा। उन्होंने कहा कि देश हित में
संसद के बाहर और अंदर अब विपक्ष को एकजुट होना होगा। सरकार के अड़ियल रुख से संसद नहीं चली, यानी कि अभी जो मानसून सत्र हुआ, हंगामा हुआ, उस मानसून सत्र में उस पूरे हंगामे का आरोप सोनिया गांधी ने इस बैठक में सेंटर पर, केंद्र सरकार पर लगाया है। इस बीच शरद पवार ने इस बैठक में कहा कि देश में वर्तमान हालात ठीक नहीं है। ममता बनर्जी का कहना था कि सभी पार्टियां, यानी कि जो विपक्ष है, उनको आपसी मतभेद, आंतरिक मतभेद को भुलाकर एक साथ आना होगा, तभी बीजेपी का मुकाबला 2024 में हो सकता है। चीन ने अपनी चाइल्ड पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत उसने अपने नागरिकों को 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति दी है। इससे पहले चीन में केवल 2 बच्चों को पैदा करने की अनुमति थी, लेकिन अब चीन में कपल तीसरा बच्चा भी पैदा कर सकेंगे। चीन के इस फैसले को वहां बुजुर्गों की बढ़ती और युवाओं की घटती आबादी से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि अपनी चाइल्ड पॉलिसी के चलते आने वाले समय में चीन बूढ़ा हो जाएगा, वहां बुजुर्गों की संख्या युवा आबादी से ज्यादा होगी, क्योंकि चीन ने लंबे वक्त तक केवल 1 ही बच्चा पैदा करने की अनुमति दी। बाद में इसे बढ़ाकर 2 किया गया, लेकिन अब चीन की सरकार ने 3 बच्चे पैदा करने की इजाजत दी है। खबरों के मुताबिक इस फैसले को राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मंजूरी भी मिल गई है, जिसके बाद इसे अब कानूनी रूप से मान्यता मिल गई। साल 2010 में चीन में 65 साल से अधिक उम्र वाले लोगों की संख्या 8.9% थी, लेकिन साल 2020 में यह आंकड़ा बढ़ गया, 13.5% हो गया। चीन ने 1982 में 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू की थी। 16 साल बाद 1998 में देखा गया कि इस पॉलिसी की वजह से देश की जनसंख्या वृद्धि में 1% की गिरावट आ गई। फिर 2016 में चीन ने 1 चाइल्ड पॉलिसी को छोड़ दिया और 2 चाइल्ड पॉलिसी को अपनाया था, जिसके बाद साल 2016 में चीन में 1.78 करोड़ बच्चे पैदा हुए थे, लेकिन साल 2020 आते आते ये संख्या 1.2 करोड़ हो गई। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। मारे गए हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों में से एक की पहचान मुसैब मुस्ताक के रूप में हुई है। महाराष्ट्र एंटी करप्शन ब्यूरो मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रहा है। इस बीच एसीबी के पास गवाह को धमकाने की शिकायत मिली है। हालांकि इस मामले में अभी तक केस दर्ज नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश में कानपुर के चकेरी थाना इलाके में एक महिला ने एक मनचले की बीच सड़क पर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक महिला के साथ छेड़खानी कर रहा था। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में बाढ़ के बीच कई गांव कटान की समस्या का सामना कर रहे हैं। इससे 136 गांव की करीब 2 लाख की आबादी परेशान है। वहीं सैकड़ों एकड़ खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। मुंबई की मशहूर रेडियो जॉकी मलिश्का मेंडोसा खुद को ओलंपिक में गोल्ड विनर नीरज चोपड़ा के सामने डांस करने से रोक नहीं पाई। इतना ही नहीं, रेड एफएम की पूरी टीम नीरज चोपड़ा के सामने नाचने लगी। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बच्चों की वैक्सीन को लेकर बनाए गए कोविड ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर एनके अरोड़ा का कहना है कि बच्चों की वैक्सीन के इस साल आने की संभावना लगभग ना के बराबर है। हालांकि उन्होंने वैक्सीनेशन से ही तीसरी लहर के टलने का दावा भी किया। बड़ों को जैसे ही टीका लग जाए, और बड़ों में टीका की उपलब्धता पे निर्भर है, जैसे जैसे टीके बढ़ते चले जा रहे हैं, उपलब्धता बढ़ती चली जा रही है, वैसे टीके लगते चले जा रहे हैं। आज करीब 57 करोड़ लोगों को टीका लग गया। उम्मीद है कि साल के आखिर तक करीब 90 करोड़ लोग जो हैं उनको टीका मिल जाएगा। अब रहा बच्चों का, तो बच्चों का हमें उम्मीद लगती है कि अगले साल की पहली तिमाही में हम बच्चों को भी टीकाकरण कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो बच्चे जिनको हाई रिस्क बच्चे मैं कह रहा था, उनको हम जरूर देंगे। वो 25-30 लाख होंगे इस पूरे देश में, उनको टीका मिल जाएगा। लेकिन रेगुलर जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको 2022 की पहली तिमाही में टीका मिलने की पूरी संभावना लगती है। और अब वक्त है काम की खबर का। जॉनसन एंड जॉनसन ने भारत में वैक्सीन के ट्रायल के लिए भारत सरकार से अनुमति मांगी है। कंपनी 12 से 17 साल के बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल करेगी।
पश्चिम गुजरात विज कंपनी लिमिटेड ने विद्युत सहायक, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के पद पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इसके तहत कुल 49 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इच्छुक उम्मीदवार 7 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में सभी स्कूल अब 30 अगस्त तक बंद रहेंगे। पहले सरकार ने 22 अगस्त तक स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया था। हालांकि सभी शिक्षकों और गैर शिक्षकों को सरकारी आवास छोड़कर स्कूलों में नियमित तौर पर आना होगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट अफसर के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बैंक ने 347 पदों पर आवेदन मांगे हैं। इच्छुक अभ्यर्थी बैंक की वेबसाइट unionbankofindia.co.in के जरिए 3 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आईडीबीआई बैंक ने असिस्टेंट मैनेजर के 650 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक अभ्यर्थी बैंक की वेबसाइट idbibank.in पर आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। ध्यान रहे कि आवेदन की अंतिम तारीख 22 अगस्त है। डायरेक्टरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा ने सरकारी स्कूलों में हिंदी, संस्कृत और शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। भर्ती प्रक्रिया के जरिए ओडिशा के माध्यमिक स्कूलों में 4619 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन शुक्रवार को बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 300 अंक लुढ़ककर 55,329 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 111 अंक गिरकर 16,450 पर बंद हुआ। और आंख कान खोल के में आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।